नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सच में हमारे साथ नागपुर से इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ स्थान पर रहे वरिष्ठ पत्रकार और विश्वसनीय पत्रकार, जो कि गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं हैं, ऐसे विवेक देशपांडे जी जुड़े हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। विवेक जी, हम और हमारे दर्शक, चूंकि आप नागपुर में बैठे हैं और आजकल नागपुर का बोलबाला है, कभी आरएसएस के सरसंघ चालक पलटी मारते हैं, कभी 75 साल के बाद में रिटायर होने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि रिटायर होने की जरूरत नहीं है। सरसंघ चालक को तो वैसे भी रिटायर होने की जरूरत नहीं होती, मगर प्रधानमंत्री को इंगित करते हैं। पहले देवता बनने निकले हैं ऐसे भी निवेदन कर रहे थे, यानी अपने बौद्धिक में, और फिर पलटी मार दिए हैं कि 75 में रिटायर होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आए दिन हमारे परम मित्र नितिन गडकरी जी वो विवाद में रहते हैं। यानी जब 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए जब कश्मकश चल रही थी उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी में, तभी भी उनकी एक कंपनी के नाम से उनको काफी कुछ बदनाम किया गया और आजकल फिर उनकी बदनामी हो रही है। इसके पीछे क्या राज है हमें मालूम नहीं है, मगर ये काफी कुछ बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। अपने अपने डिपार्टमेंट में तो काम मेरे ख्याल से ठीक ठाक करते हैं, ऐसा लगता है। और क्यों विवाद में है आजकल गडकरी जी, ये हम आपसे फर्स्ट हैंड जानना चाहते हैं। चूंकि आप नागपुर में बैठे हैं, हेडक्वार्टर है आरएसएस का, गडकरी जी भी वहीं से चुनकर आते हैं, तो हम और हमारे दर्शकों को आप जरा अवगत कराएं कि क्यों ऐसा हो रहा है। सर। हरि भाई, पहले तो पहला जो आपका सवाल था, मोहन भागवत ने जो अभी रिसेंटली कहा 75 साल की सीमा रेखा के बारे में, मेरा मत थोड़ा सा उसके बारे में आम लोगों से अलग है। मैं नहीं समझता कि जब उन्होंने वो किस्सा बताया नागपुर में एक कार्यक्रम में, तो वो किस्सा कहीं से भी मोदी जी के रेफरेंस में था और मोदी जी को वो कह रहे थे कि भाई अभी आप 75 साल के हो जाएंगे, आपको जाना है। ऐसा मुझे नहीं लगता, इसलिए कि उन्होंने जो किस्सा बताया, उस किस्से के जो नायक थे वो संघ के एक बड़े नेता थे, मोरोपंत पिंगले, जो कभी संघ के बौद्धिक प्रमुख भी रहे हैं। तो मोरोपंत पिंगले संघ के नेता थे और उन्होंने ये कहा कि मुझे अभी शाल उड़ा दी गई है, तो मैं समझता हूँ 75 साल हो गए, तो मुझे इशारा है कि मैं अभी पद त्याग कर दूं। ऐसा एक लाइटर वेन में उन्होंने कहा था। ये किस्सा मोहन भागवत जी ने बताया। तो मुझे लगता है कि इस किस्से का अर्थ मोदी जी के साथ जोड़कर देखना गलत इसलिए होगा क्योंकि वो आरएसएस के लीडर के बारे में बता रहे थे, वो बीजेपी के लीडर के बारे में नहीं बता रहे थे किस्सा। क्यों? अगर आप उसका अर्थ किसी के साथ जोड़ना ही अगर आपको है, तो आपने वो खुद मोहन भागवत के साथ जोड़ना चाहिए कि मोहन भागवत शायद खुद ही 75 साल के बाद रिटायर होंगे, ऐसा इशारा वो दे रहे। कहीं से भी वो इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं था, क्योंकि वो किसी बीजेपी के नेता के बारे में किस्सा नहीं बता रहे थे, वो संघ के नेता के बारे में और संघ के बड़े वरिष्ठ नेता के बारे में बता रहे थे। तो फिर वो तो एप्लीकेबल उनको होगा ना, मोहन भागवत को खुद को होगा, वो मोदी को नहीं होगा। लॉजिकली तर्क के साथ अगर हम बात करें तो वो, और उससे पहले जो कुछ भी नरेंद्र मोदी के ऊपर जो तंज मोहन भागवत जी ने कसे थे, कहीं उन्होंने कभी अहंकार की बात की, कभी उन्होंने भगवान अपने आप को समझने लगते हैं, इस तरह का कोई एक तंज कसा था। तो वो सारी जो बातें हैं उसके बारे में उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि मैंने उनके बारे में या किसी के बारे में नहीं कहा था। उन्होंने स्पेसिफिकली इस मुद्दे के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया है कि मैंने वो किसी के संदर्भ में, न तो किसी बाहर वाले के संदर्भ में, न मेरे अपने संदर्भ में ये कहा। मैंने सिर्फ एक किस्सा बताया, ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन इसी विषय के बारे में दिया। इससे पहले जो भी उन्होंने तंज कसे हैं उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि वो जो उन्होंने कहा था वो तो उनको कहना ही था, और वो जरूर उसका रेफरेंस पॉइंट हम उसको मोदी जी के साथ जोड़कर देख सकते हैं, जो उन्होंने पहले कहा।
लेकिन जी। इसको मोदी जी के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि तर्कहीन है। तर्क से अगर जाते हैं तो वो खुद मोहन भागवत के साथ हमने जोड़कर देखना चाहिए और वो अपने ही बारे में बता रहे हैं, ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा बहुत लोगों के समझने में संघ को समझना बहुत ज़रूरी है। संघ क्योंकि क्या है, अगर हम संघ को गलत समझे, तो संघ के साथ में किस तरह से डील करना है। उनका जो एक बढ़ता हुआ प्रभाव है, जिसको कई लोग, आप और हमारे जैसे लोग भी अच्छा नहीं मानते, उनको अगर सही रणनीति के साथ संघ का मुकाबला करना है, तो संघ को सही मायने में समझने की ज़रूरत है। ऐसा जी। नहीं कि हम कुछ गलत समझ कर उस हिसाब से अगर रणनीति बनाए या फिर अपने विचार रखे या फिर उनको काउंटर करने की कोशिश करे, तो वो फेल हो जाए। अब जी। कभी-कभी लोग कुछ भी मतलब ऐसा इस तरह की भी बातें होती है कि खुद मोहन भागवत ही शायद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या फिर मोहन भागवत राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो संघ में हमारे लिए सिर्फ हँसी होगी और दूसरा कुछ नहीं होगा। इसलिए संघ को बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि जब उन्होंने 75 साल का दाखिला देते हुए किसी पुराने एक बड़े संघ के नेता का किस्सा बताया, तो वो कहीं से भी नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, अभी हम गडकरी जी का जो विषय है, उसके बारे में बात करते हैं। अब गडकरी जी के बारे में था कि परसों के दिन 2 दिन पहले नागपुर में एक कार्यक्रम हुआ, एक धार्मिक कार्यक्रम था, महानुभाव पंथ एक अ, है महाराष्ट्र में। मुझे पता नहीं क्या वो गुजरात में भी है या इधर-उधर भी फैला हुआ है, पर वो चक्रधर स्वामी नाम के एक बड़े संत थे। उन्होंने उस पंथ की स्थापना की थी और उन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखा था जिसको कहते हैं लीला चरित्र, और वो बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा रखने वाले संत थे और वो इक्वालिटी वगैरह की बात करते थे। तो उनके संदर्भ में एक कार्यक्रम था और वहाँ पर गडकरी जी बात कर रहे थे। अब वहाँ पर देखा जाए तो वो राजनीति को उस विषय से अलग रख सकते थे, लेकिन वहाँ पर वैसे भी गडकरी जी बहुत सारे ऐसे अनरिलेटेड प्रोग्राम में राजनीति की बात करते ही है। वो बिल्कुल अमूमन वो उनकी आदत ही है कि वो राजनीति पर आ जाते हैं और कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं कि जिसका सीधा-सीधा अर्थ कोई भी निकाल सकता है और फिर बाद में गडकरी जी खुद नाराज़ हो जाते हैं कि मैं मुझे ऐसा नहीं कहना था और आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं और मीडिया मेरी बात को तोड़-मरोड़ कर पेश करता है। ये हमेशा का उनका है, लेकिन वो कहने से परहेज़ नहीं करते, करते ही है, बोलते ही है। अब चक्रधर स्वामी और महानुभाव पंथ के विषय में बोलते हुए ये कहना कि राजनीति में जो सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाने वाला नेता होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, वो ये कहना टाल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा। इसका सीधा-सीधा संबंध उससे 2-3 दिन पहले जो मीडिया में गडकरी जी और उनके 2 बेटे, उनके बारे में निखिल और सारंग, उनके बारे में जिस तरह की चर्चा मीडिया में चली थी, उनकी जो कंपनियाँ हैं, उन्होंने किस तरह से बड़े ही छोटे अवधि में बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया, हज़ारों करोड़ का मुनाफ़ा कमाया, ये इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा मीडिया में हुई थी और जी। एक तरह से कोई वो स्कैम है, इस तरह के इशारे उन रिपोर्ट्स में से बाहर आ रहे थे। अब ऐसा है कि वो स्कैम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसकी तो छानबीन करने के बाद पता चलेगा। लेकिन गडकरी जी के बारे में और उनके बेटों के बारे में इस तरह की खबरें जिस पृष्ठभूमि पर आई है, वो पृष्ठभूमि ये है कि बीजेपी में जो अंतर्कलह है, बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर जो झगड़ा है, उस झगड़े के संदर्भ में उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जी। अब ऐसा है कि जब 2013 में गडकरी जी जब दोबारा बीजेपी के प्रेसिडेंट बनने के कगार पर थे, उनके लिए वो अमेंडमेंट भी किया गया था और उनको दोबारा लगातार दूसरी बार प्रेसिडेंट बनाने की मशक्कत संघ की ओर से हो रही थी। तो कैसे बीजेपी के अंदर से ही उनके खिलाफ एक पूर्ति, उनका जो पूर्ति ग्रुप ऑफ कंपनीज उनकी जो उनके नाम से जो प्रसिद्ध थी, उसमें जी। किस तरह से स्कैंडल्स हुए हैं, इसकी बड़ी मसालेदार चर्चा
मीडिया में हुई थी और उसके सारे सूत्र जो है वो बीजेपी के अंदर से ही हिल रहे थे। ये हम सबको पता है, कौन कागजात बुला-बुला कर पत्रकारों को दे रहे थे, ये भी हमको पता है। उस समय की जो बीजेपी की के वरिष्ठ नेता थे, वो इस बात से आहत थे कि नितिन गडकरी दोबारा प्रेसिडेंट बनेंगे और फिर 2014 में हो सकता है वही प्रधानमंत्री भी बन जाए। संघ की अगर इच्छा हो तो गडकरी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे और उसमें फिर सारे जो उस समय के वरिष्ठ नेता थे उनका क्लेम जो है वो क्लेम उनका आहत हो रहा था। बहुत लोग इंतजार में बैठे थे, अडवाणी जी बैठे थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, ये सारे लोग एकदम ही गडकरी जी के खिलाफ थे। हालांकि पब्लिक रिकॉर्ड पर वो कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अंदर से क्या चल रहा था ये सारे दिल्ली के पत्रकारों को पता है। वो सारे कागजात कहाँ से मिले थे सबको पता है। तो उस समय जो गडकरी जी को टारगेट किया गया, उनके ऊपर कटाक्ष किया गया उस समय, जिसके चलते फिर वो अध्यक्ष पद से के रेस से बाहर हो गए और वो नागपुर वापस आ गए। उसके बाद फिर वो एमपी बने नागपुर से और वो मिनिस्टर बने और जो भी काम उनका है उसके लिए उनकी बहुत सराहना भी होती रही। अब वो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पॉपुलर, मैं पावरफुल नहीं कहूंगा, सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता अगर कोई है तो मुझे लगता है कि बिन दिक्कत मैं ये कह सकता हूँ कि नितिन गडकरी है। उनसे ज्यादा पॉपुलर दूसरा कोई नेता नहीं है नरेंद्र मोदी के नीचे, इसलिए कि उनका काम जो है वो बहुत लोगों को पसंद आता है। मैं उनके काम की तारीफ नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं उनके काम की का विश्लेषण अलग तरह से हो सकता है, क्या वो सब सही है, ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन काम तो दिख रहा है लोगों को, काम तो दिख रहा है। तो काम करने वाला मंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में तो नितिन गडकरी है और जिस बेबाकी के साथ वो बोलते हैं, वो उससे उनको बहुत पॉपुलर बना दिया है। वो सारे लोगों में बहुत पॉपुलर है, मीडिया में वो पॉपुलर है। ऐसा एक ही बीजेपी का नेता है शायद पूरे देश में जो आम जनता में भी पॉपुलर है और मीडिया में भी अक्रॉस द बोर्ड पॉपुलर है। मतलब गोदी मीडिया भी भले ही वो नरेंद्र मोदी की हाँकता हो, लेकिन वो नितिन गडकरी के खिलाफ कभी कोई रिपोर्टिंग वहां से भी नहीं आता है। तो गडकरी जी इतने पॉपुलर है कि वो बहुत चुभता होगा बीजेपी के जो विद्यमान सारे वरिष्ठ नेता है उनको बहुत चुभती होगी वो बात, ये स्पष्ट है। किसको चुभती होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इस बार जो एकदम सडनली उनके बेटों के तथाकथित उस स्कैंडल की जब चर्चा हो रही है तो फिर एक बार उसी तरह की आशंका उपस्थित होती है जो 2013 में हुआ उससे रिलेटेड ही कुछ अब भी है, इस तरह का एक विचार किसी के भी मन में आएगा और वो जायज है। और क्या है फिर किस संदर्भ में हम उसको देख सकते हैं? तो संदर्भ इमीडिएटली जो है बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव का है। बीजेपी में बड़े लंबे समय से जो रस्साकशी चल रही है बीजेपी और संघ के बीच में अध्यक्ष पद को, बीजेपी के अध्यक्ष पद को लेकर और किसी तरह से सहमति नहीं बन रही है। हालांकि मोहन भागवत ने जो कहा कि अगर हम चुनते तो अभी तक चुना जाता था बीजेपी का अध्यक्ष, वो अपने आप में अलग बात है, लेकिन संघ की तरफ से प्रेशर तो है। अब पिछले कुछ दिनों से हम बहुत चर्चा सुन रहे हैं, अलग अलग नामों की चर्चा सुन रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान है या फिर और कोई दूसरे, वो मुझे नाम याद नहीं। तो ऐसे 2-3 नाम हैं, लेकिन कहीं संजय से भी गडकरी का जी, नहीं संजय जोशी का बाद में आया। पहले हाँ, धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे कौन है वो, मैं नाम भूल रहा हूँ। उनकी बड़ी हाँ, चर्चा थी। कुछ-कुछ तो देवेंद्र फडणवीस की भी बात कर रहे थे। कुछ लोग मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, चौहान की भी, हाँ, उनकी भी बात कर रहे थे। कभी किसी ने संजय जोशी या फिर नितिन गडकरी की बात नहीं की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संजय जोशी का नाम बड़े जोर-शोर से चल रहा था और मैं भी उन लोगों में से एक था जो ये मानता था कि संजय जोशी का नाम आरएसएस नहीं प्रपोज करेगा, क्योंकि किसी भी हालत में मोदी जी संजय जोशी का नाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो भले ही अपना पद छोड़ देंगे, जो भी ये करना है उनको करेंगे, लेकिन संजय जोशी को बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है किस तरह से नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच में
जो तनाव और झगड़ा हुआ था उस समय, जिसके चलते संजय जोशी लगभग राजनीति से बाहर ही हो गए थे। हालाँकि वो अपनी जगह पर बने रहे और अपना काम शांति से करते रहे और आज वो फिर एक बार रेकनिंग में हैं। तो लेकिन मुझे लग रहा था कि संघ उनका नाम एकदम इतना ब्लेटेंटली, ओपनली उनका नाम पुश करेगा, ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा था। लेकिन फिर बाद में किसी संघ के सोर्सेज से पता चला कि असलियत में संजय जोशी का ही नाम संघ आगे कर रहा है कि ये बनेंगे अध्यक्ष। तो फिर थोड़ा विश्वास होने लगा। लेकिन अब जब नितिन गडकरी के खिलाफ इस तरह की बातें मीडिया में, इस तरह की चर्चा चल रही है और उसके बाद फिर गडकरी ने ये एक वक्तव्य दिया है कि जो सबसे ज्यादा मूर्ख लोगों को बनाता है वो सबसे अच्छा नेता माना जाता है। इन सारी चीजों को एक साथ अगर हम देखें तो अभी मुझे ये लगने लगा है कि शायद संघ की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए गडकरी का नाम आगे किया जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि पहले एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत पहले संजय जोशी का नाम प्रपोज किया गया हो ताकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो बैकफुट पे चली जाए और थोड़े से वो परेशान हो जाए कि अरे ये क्या बात हुई। तो और फिर साइकोलॉजिकली जब वो डाउन हो जाएंगे, थोड़े से मानसिक दृष्टि से वो जब थोड़े से वीक हो जाएंगे इस प्रपोजल के चलते, तो फिर बाद में और अगर वो मना ही कर देते कि नहीं हम संजय जोशी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर संघ नितिन गडकरी का नाम आगे करेगा। चलो ठीक है, अगर संजय जोशी नहीं तो अब नितिन गडकरी को आपको अध्यक्ष बनाना पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजिकली शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ कुछ खेल संघ ने किया होगा और बनाना तो उनको नितिन गडकरी को ही था, लेकिन पहले संजय जोशी का नाम डालकर आगे किया और उससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया, जिसके चलते अब दूसरा नाम जब संघ पता बोलेगा तो उसको तो ये नकार नहीं सकेंगे। एक तो नकार दिया आपने, दूसरा कैसे नकारेंगे। तो ये शायद अभी इस स्टेज पर ये सारी बात आ चुकी थी और इसलिए फिर अब नितिन गडकरी को सीधे तौर पर नहीं कैसा कहेंगे, तो फिर नितिन गडकरी को उसी टैक्टिक के साथ इस स्पर्धा से बाहर कर दिया जाए जो 2013-14 में अपनाई गई थी तब के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के द्वारा। तो मुझे लगता है फिर एक बार वो क्या कहते हैं उसको, रिप्ले है 2013-14 का कि एक बार फिर नितिन गडकरी को स्पर्धा से बाहर करने के लिए और वो अध्यक्ष न बने, अगर उनका नाम अध्यक्ष पद के लिए संघ की तरफ से पुश किया जा रहा है तो वो अध्यक्ष न बने, इसलिए नितिन गडकरी के खिलाफ इस तरह की चर्चा मीडिया में शुरू की गई हो। और मैं समझता हूं ये चर्चा बीजेपी के अलावा कोई नहीं शुरू कर सकता, क्योंकि आज के मीडिया में नितिन गडकरी के खिलाफ भी कोई कुछ किसी भी तरह की स्टोरी नहीं करता है। मैंने ये देखा है, मतलब कुछ अगर कंट्रोवर्सी भी हो तो नितिन गडकरी के खिलाफ कोई बात नहीं होती। और अब जब उनके खिलाफ इतने इस तरह से चर्चा शुरू हो गई है, इसका मतलब उस चर्चा की शुरुआत कहीं से बीजेपी के टॉप एशेलॉन से हो रही है। तो अभी तो मतलब यानी गडकरी अध्यक्ष बनेंगे नहीं बनेंगे ये भी फिर बिहार चुनाव के बाद में होगा या उसके पहले हो सकता है, यानी अध्यक्ष पद का क्या? नहीं, अभी तो स्पष्ट है। नहीं, अभी तो स्पष्ट है कि ये बिहार के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि अगर देखिए मतलब पार्टी के अंदर का जो तान तनाव है और झगड़े हैं वो सड़क पर अगर आ जाए तो पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। वैसे भी पार्टी बहुत मुश्किल में है, वोट चोरी के इल्जाम के बाद अभी जिस तरह का परसेप्शन बना है आम जनता में, उससे बीजेपी अपना नुकसान होते हुए देख रही है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर के ये झगड़े और नितिन गडकरी को नीचा दिखाने का जो एक मामला है वो अगर तूल पकड़ता है तो मुझे लगता है वो बीजेपी के लिए बिहार के चुनाव में बहुत ही मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए अभी वो मुझे लगता है आगे प्रेसिडेंट पद का जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो बिहार के चुनाव संपन्न होने के बाद ही होगा, ऐसा आज तो लगता है। अब सडनली कोई नाम आ जाए जो दोनों के
जिसको दोनों की मंजूरी है, तो कह नहीं सकते। लेकिन वो 2 नाम जो संजय जोशी और नितिन गडकरी, इनमें से तो कोई वो नहीं हो सकता, ये स्पष्ट है। जी। जी। और जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी चीन से आए और सीधा बिहार में रोना धोना शुरू कर दिए, मेरी माँ को गाली दी। मेरे ख्याल से आज तक हमने तो वो वीडियो देखा नहीं है। तो डू यू थिंक इज ट्राइंग टू अर्न सिंपैथी, और ये सिंपैथी मिल सकती है उनको? नहीं, अब सिंपैथी तो गार्नर करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अंदाजा सभी को था कि इसको वो मुद्दा बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातों को इससे पहले भी पुरजोर तरीके से मुद्दा बनाया है। मुझे नीच कहा गया, मुझे ये कहा गया, वो कहा गया। और लेकिन क्या है कि जब आदमी की साख गिरती है, जब आदमी अपने लोकप्रियता के चरम पर होता है, उस समय वो कुछ भी बोल दे, कितनी भी मूर्खतापूर्ण बात कर ले, तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे मोदी जी ने कहा है तो बिल्कुल होगा ही। मतलब नाले के गैस से चूल्हा जलाया जा सकता है, तो उस पर भी विश्वास लोग कर लेते हैं। या फिर मोदी जी के बगैर दुनिया का कोई भी बड़ा निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय नहीं होता। मोदी जी का मत लिया ही जाता है और मोदी जी जो कहेंगे वो होता है। इस तरह की धारणा भी लोग कर लेते। तो वो एक जो पर्सनैलिटी कल्ट का माहौल होता है, व्यक्ति पूजा का माहौल होता है, उसमें आप आपके खिलाफ कोई भी बात कही जाए, तो वो आपके पक्ष में काम करती है। क्योंकि सिंपैथी लोग आपकी और लोगों की सिंपैथी बन जाती है कि देखिए मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब हुआ ये है, पिछले कम से कम 1-2 साल से मोदी जी की साख लगातार गिर रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है वो बहुत बहुत बढ़ गई है और वो काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, पर्टिकुलरली युवाओं के बीच में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को राजनीति में ऊपर लाया है, अब पॉपुलर वो ज़्यादा है, इस तरह के सर्वेज़ भी आ रहे हैं। मैंने कहीं सोशल मीडिया पर उनके चैनल्स यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, इस तरह के जो उनके सोशल मीडिया की जो चैनल्स है, वहाँ पर कितने लोगों ने राहुल गांधी को देखा और कितने लोगों ने नरेंद्र मोदी को देखा, इसके हाँ। फिगर्स रिसेंटली आए थे और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो होता ये है कि जब आपकी साख गिर जाती है, आपकी पॉपुलैरिटी गिर जाती है और आपके तरफ नेगेटिव रुझान लोगों का हो जाता है, तो फिर इस तरह की जो बातें हैं, वो आपको जाकर चिपकती है। तो मुझे लगता है कि जब 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कहा था, तो उस समय उसका कोई नुकसान नरेंद्र मोदी को नहीं हुआ, उल्टा उसका नुकसान राहुल गांधी को हुआ। ये इस तरह की चर्चा उस समय हो रही थी। अब फिर एक बार चोरी का ही इल्ज़ाम राहुल गांधी लगा रहे हैं, लेकिन उसका परसेप्शन बहुत ज़ोरों-शोरों से सब जगह पूरे देश में बनता हुआ हम देख रहे हैं। तो ये इसलिए होता है कि जब आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है तो आपके खिलाफ कुछ सुनने को लोग तैयार नहीं होते और जब आपकी पॉपुलैरिटी गिर जाती है तो आपके खिलाफ कोई भी बात कोई कह दे तो उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कुछ भी बातें हो रही है, लोग उसको मानने के मानसिक स्थिति में एक मॉब साइकोलॉजी जो है वो आ गई है। जी। जी। आपको लगता है कि अभी मोदी जी का, जैसे कि उनकी पॉपुलैरिटी यानी उनका जो ऑरा था वो कम हो रहा है, उसकी वजह से अब इंटरनेशनल फोरा पर भी तो वो मेरे ख्याल से उनको ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही है। ट्रम्प माय डियर फ्रेंड कहते थे, वहां से तो ऊपर से नुकसान ही है। चाइना, वैसे हमारा तो नुकसान, भारत का नुकसान तो बहुत कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद कह रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं, मगर ये मोदी जी जैसे चाइना के यानी शी जिनपिंग और पुतिन के साथ जाके मिलते हैं, उसका उनको कोई फायदा होगा उनके उनके लिए, उनके नेतृत्व को, या वो तानाशाही की ओर ही देश को ले जाएंगे? तानाशाही की ओर तो ऑलरेडी ले जा रहे हैं वो। अभी कुछ मतलब उस दिशा में तो हम अग्रसर हो ही गए हैं। अब उस मुकाम पर कब पहुंचेंगे, पूरी तानाशाही जिसको कहते हैं, ये तो अभी
सेमी डिक्टेटरशिप है, वो पूरी तरह से कब फुल डिक्टेटरशिप में तब्दील होगी ये हम अभी नहीं कह सकते। अगर मोदी जी आने वाले 5-10 साल और टिकते हैं 2029 के बाद, उनका तो 2047 तक प्रधानमंत्री बने रहने का इरादा है, उस तरह की बातें भी वो करते हैं। कम से कम 2036 तक तो उनको रहना ही है, क्योंकि 2036 में भारत में ओलंपिक होने की पॉसिबिलिटी है, और ओलंपिक मेरे नेतृत्व में हो, ये उनकी एक मंशा है। तो शायद वो कम से कम 10-15 साल और टिकना चाहते हैं। तो ऐसे में अब वो कहाँ तक इस डिक्टेटरशिप को ले जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन वो कहीं से भी डेमोक्रेसी के और वापस लौटेंगे और देश को एक डेमोक्रेटिक देश में देश के रूप में ढालेंगे, इसकी कोई भी रिमोट पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी में उनका विश्वास ही नहीं है। वो व्यक्ति पूजा और पर्सनैलिटी कल्ट का उपयोग करते हुए लोगों को अपनी ओर कर लेना, और जो अपने मन में आता है वो सब करना, मन की बात जितनी भी रहती है वो सारी करना और उसको अमल में लाना, ये मोदी जी का कुल मिलाकर कैरेक्टर है। तो वो बदलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो मोहन भागवत जी ने अहंकार की बात की थी, तो उससे तो सारे चिर परिचित है कि मोदी जी का अहंकार जो है, वो मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी और का इतना बड़ा अहंकार होगा जितना मोदी जी का है। तो जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानता हो और जो अपने आप को भगवान ने भेजा हुआ मानता हो, उसके उसका अहंकार तो किसी मतलब कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और जो कहता भी है ऐसा, सिर्फ मानने की बात नहीं, वो कहते भी है, उन्होंने कह चुके हैं वो तो बात यह है कि अभी उनको कभी कहीं से भी भारत को फिर एक बार लोकतंत्र पूरे अच्छे स्वच्छ लोकतंत्र की ओर ले आएंगे, इस तरह की आशा रखना बेकार है। वो बिल्कुल नहीं होगा। वो कब तक पूरा डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करेंगे ये भी देखना होगा। अगर वो टिकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। अगर वो कहीं से भी उनकी गच्छन्ती हो जाए तो फिर इस देश में थोड़ी सी एक उम्मीद बनेगी। तो देखते हैं अभी उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसमें कुछ बहुत लोग आशा लगाकर बैठे हैं कि वहां मोदी जी को पहला झटका लगेगा शायद, ऐसा बहुत लोगों की आशा है। अब हम देखते हैं 9 सितंबर है शायद वो तारीख। तो उसके बाद इस देश की राजनीति क्या करवट लेती है ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इस तरह की स्थिति आज है जी। सही सही बात। यानी मान लीजिए कि एनडीए का कैंडिडेट जीत भी जाता है मगर क्रॉस वोटिंग होता है तो वो झटका तो होगा ही उनको। बिल्कुल। मगर मैं अंतिम एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि गडकरी और मोदी के जो रिश्ते हैं, हमने देखे हैं कि वो उनको नमस्ते भी नहीं करते। गडकरी के साथ उनके रिश्ते अच्छे तो नहीं माने जा सकते हैं। गडकरी पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। और गडकरी को रोकने के लिए मोदी क्या क्या कर सकते हैं? यानी उनके लिए तो स्काई इज द लिमिट, मगर क्या क्या कर सकते हैं? मोदी जी की तकलीफ, जहां तक गडकरी जी का सवाल है, मोदी जी का प्रॉब्लम यह है कि गडकरी इतने पॉपुलर है और गडकरी इतने बेबाक है कि मोदी जी एक हद के बाहर गडकरी जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनका प्रॉब्लम ये, अगर कहीं से उन्होंने गडकरी को मिनिस्टरशिप से ही निकाल दिया तो बैकलैश आएगा, बीजेपी के अंदर से आएगा, आरएसएस की तरफ से आएगा और आम जनता की तरफ से भी आएगा। मोदी जी पूरी तरह से इस बात को समझते हैं कि गडकरी को हाथ लगाना इसका मतलब इनवाइटिंग ट्रबल। ये आग जलाना। जी, ये मोदी जी को पक्का पता है। इसलिए वो गडकरी को एक हद के बाहर, और अगर वो परोक्ष रूप से तो नहीं, अपरोक्ष रूप से गडकरी जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा कि अभी जो मीडिया में उनके बेटों की कंपनियों के बारे में चर्चा की शुरुआत हुई हुई है, अगर वो कहीं से बीजेपी के अंदर से ही हुई है तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि उसका उगम जो है वो सबसे ऊपर स्थान पे जो बैठे हुए लोग हैं वहां से हुआ है। कोई बीच बिचौली वाले ने जो लोग हैं वो इस तरह का काम बीजेपी में नहीं कर सकते। बिना मोदी जी के अनुमति के कोई पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस तरह का अभी आज वातावरण है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा
मुझे लगता है कि जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं, उनके लिए भी ये एक मौका है। उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, उनके लिए भी ये एक मौका है कि ये जो स्ट्रेंगल होल्ड है मोदी और अमित शाह का, जिससे उनको बिल्कुल भी लगाव नहीं है, उनके साथ में वो है, लेकिन वो राजनीतिक स्वार्थ के चलते हैं। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से खौफ खाते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, और उनसे डरे हुए हैं, और उनके साथ में एडजस्टमेंट के तौर पर वो रह रहे हैं। वो उनके साथ में पूरे दिल से और प्यार से नहीं है। तो अगर उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, उसको अगर वो किसी दूसरे दृष्टि से देखें, मतलब ये सोचकर कि ये एक मौका है कि इनके चंगुल से हम बाहर निकल सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ चमत्कार भी हमको देखने को मिले। एग्जैक्टली क्या होता है, ये तो 9 तारीख को ही हमको पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसी एक आशंका है कि मोदी जी के पैरों तले जमीन निकाल लेने की एक कोशिश इस दौरान हो सकती है। वो कितनी कामयाब होगी ये नहीं बता सकते। जी विवेक जी, आप हमारे साथ जुड़े आज, हमारे दर्शकों को आपने एकदम इनसाइड स्टोरी बताई गडकरी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में और संभावनाओं के बारे में। 9 सितंबर का इंतजार हमें करना होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है, आरएसएस भी क्या कर रहा है, उस पर देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।